11 of exercise 7.3. A tap fill a tank in 5 hours with the capacity of 80 लीटर पर आवर. एक टैंक है उसको भरने में 5 आवर्स लगते हैं अगर वो इस कैपेसिटी के साथ फिल होता है. तो मतलब एक आवर में 80 लीटर पानी वो भरता है तो उसको पूरा भरने में 5 आवर्स लगते हैं. इफ़ इट थ्रोज वाटर विद द कैपेसिटी ऑफ 100 लीटर पर आवर देन इट विल टेक हाउ मच टाइम. अगर 80 लीटर पर आवर की जगह जो स्पीड है पानी की वो क्या कर दी जाए, कैपेसिटी उसकी 100 लीटर पर आवर कर दी जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा टैंक को फुल करने के लिए. इस क्वेश्चन को हम दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं पर हम अभी यहाँ पर वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. तो यहाँ पे एक तरफ हम लिख लेंगे कैपेसिटी और दूसरी तरफ हम लिख लेंगे टाइम. तो हमें गिवन क्या क्या था, कैपेसिटी पहले कितनी गिवन है 80, तो यहाँ लिखो 80 और टाइम कितना गिवन था 5. अब हमें कैपेसिटी कितनी गिवन है 100 और टाइम वी आर सपोज टू फाइंड आउट. सो यहाँ पर हो जाएगा x. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स. एक्स को एक तरफ रखेंगे, दूसरे नंबर को उस तरफ भेज देंगे, इधर ही मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो ये जाएगा 80 इंटू 5 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू एक्स. इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, फिर 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8. तो हमारा आंसर बचा क्या हमारे पास 4. एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4. इट मीन्स अगर 100 लीटर पर आवर की कैपेसिटी से अगर टैंक को फिल किया जाए तो उसको पूरा भरने में 4 आवर्स लगेंगे. तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे, इट टेक्स 4 आवर्स टू fill the tank with a capacity of 100 लीटर पर आवर. ओके, तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 13, 14 वो आप खुद करोगे. सेम इसी तरीके से होगा, जो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है उसको x निकाल देना और मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू हम निकाल देंगे तो वो हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं. ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 ये अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन करे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है और लेंथी भी है. तो स्टार्ट करते हैं इसको. इन अ हॉस्टल देयर वर प्रोविजन फॉर 300 स्टूडेंट्स फॉर 45 days. After 31 days 195 students leave the hostel. How long did the remaining provision last for remaining students? एक हॉस्टल है जिसके अंदर जो फूड है वो 300 स्टूडेंट्स के लिए है और वो कितने दिन में ख़त्म होता है 45 डेज़ में ख़त्म होता है. अब 31 डेज़ के बाद क्या होता है 195 स्टूडेंट हॉस्टल छोड़ के चले जाते हैं. तो अब हमें बताना है कि जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन तक उन स्टूडेंट्स के लिए चल जाएगा. तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना. देखो हमें गिवन क्या क्या है, 45 डेज़ के लिए गिवन है 30 स्टूडेंट्स का और बाद की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x फाइंड मान लेंगे. एक स्टूडेंट को एक दिन के लिए जितना फूड रिक्वायर्ड होता है उसको हम क्या मान लेंगे x. तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लेट x बी द प्रोविजन फॉर वन स्टूडेंट फॉर 1 day. हमने क्या मान लिया, एक स्टूडेंट को एक दिन के लिए जितना खाना चाहिए होता है उसको हमने मान लिया x. सो प्रोविजन फॉर 300 स्टूडेंट्स फॉर 45 days. एक दिन के लिए x था, अब एक स्टूडेंट के लिए एक दिन का x था तो हमें कितने स्टूडेंट का फाइंड आउट करना है 300 स्टूडेंट का 45 डेज़ के लिए. तो हम क्या करेंगे 300 इंटू 45 इंटू एक्स कर लेंगे. ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ये हो गया नंबर ऑफ़ डेज़ और एक दिन के लिए इतना होता है. यहाँ तक समझ आया आपको.
इसको मल्टीप्लाई करोगे, 300 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 13,500 आएगा x। ठीक है, ये हो गया 300 स्टूडेंट के लिए 45 डेज़ में कितना फूड आता है वो आ गया है हमारे पास x के फॉर्म में। अब 300 स्टूडेंट कितने दिन तक रहे थे, 31 डेज़ तक रहे थे, तो इसमें से उन्होंने कितना यूज़ किया हम वो देख लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट डाउन फूड यूज्ड बाय 300 स्टूडेंट्स फॉर 31 डेज़, क्योंकि 31 डेज़ तक ही 300 स्टूडेंट्स है, उसके बाद तो कुछ स्टूडेंट्स चले गए थे। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, 300, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर ऑफ़ डेज़, वो कितने हैं 31, और एक दिन के लिए का क्या होता है x, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 9300x, मतलब 31 डेज़ में इतना फूड जो है वो कंज्यूम हो चुका है। अब कितना फूड बचा है, फूड लेफ्ट, तो टोटल फूड जो था वो ये था, इसके अंदर से 31 डेज़ तक जितना कंज्यूम हुआ हम उसको माइनस कर लेंगे, तो ये होगा 13,500x माइनस 9,300x, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 4,200x। ठीक है, अब कितने स्टूडेंट बचे हैं, 31 डेज़ तक तो हमारे पास 300 स्टूडेंट थे, फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 195 स्टूडेंट्स चले गए थे 31 डेज़ के बाद, तो 31 डेज़ के बाद जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बचे हैं उनको निकाल देते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आफ्टर 31 डेज़ इज इक्वल्स टू, 300 में से माइनस कर देंगे 195, तो कितना बचेगा 105 बचेगा, मतलब 31 डेज़ बाद जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बचे हैं वो है 105। 105 स्टूडेंट्स को कितना खाना चाहिए एक दिन के लिए, हमने एक स्टूडेंट को एक दिन के लिए जितना फूड चाहिए होता है उसको हमने क्या माना था, x माना था, तो 105 स्टूडेंट्स को एक दिन के लिए जो फूड चाहिए वो क्या हो जाएगा 105x। अब आगे देखते हैं इसको। अब हमारे पास स्टूडेंट बचे हैं 105, मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो खाना बचा है वो बचा है एक दिन का होता है 105x, और टोटल जो बचा है वो है 4200x। तो इस टोटल को जब हम डिवाइड कर देंगे 1 डे से तो हमें मिल जाएगा कि कितने दिन वो कुछ रिमेनिंग फूड है वो और चल जाएगा। सो नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग food will last, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग फूड विल लास्ट, इसके लिए हम जो हमारा रिमेनिंग फूड बचा है जो अभी हमने निकाला था वो है 4200x, इसको डिवाइड कर लेंगे 105x से, x कैंसिल हो जाएगा, 4200 को डिवाइड करोगे 105 से तो आंसर आएगा 40। इट मीन्स वो जो रिमेनिंग फूड बचा है वो 40 डेज़ तक चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर 40 days for remaining students। Next, question number 16. The angles of a triangle are in the ratio 2:3:4. Find each angle of a triangle। तो यहाँ पर हमें 3 एंगल का रेशो दिया है 2, 3 और 4। हमें फाइंड आउट करना है हर एक एंगल कितने डिग्री का है। आपको पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री।
सो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इनको अज्यूम कर लेते हैं। लेट द एंगल्स बी, पहला वाला एंगल हम क्या मान लेंगे 2x, दूसरा वाला मान लेंगे 3x और लास्ट वाला मान लेंगे 4x। हमने क्या किया है, इस रेशो में हर एक के साथ क्या जोड़ दिया है, x जोड़ दिया है। अब हमें क्या पता है कि सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री। इसका मतलब 2x प्लस 3x प्लस 4x अगर करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180। तो अब इन x को प्लस कर लो, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x, 5x में 4x और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x। सो 9x इज इक्वल्स टू 180। ये इधर x के साथ कोई भी साइन बीच में गिवन नहीं है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। सो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 9। इसको सॉल्व करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। अब हम एक एक एंगल फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एंगल हमने क्या लिया था 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी है 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40 डिग्री। मतलब हमारा जो पहला एंगल है वो कितना है 40 डिग्री। दूसरा एंगल हमने क्या लिया था 3x, सो यहाँ पर 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 20, सो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60 डिग्री। फिर थर्ड एंगल जो है वो हमने लिया था 4x, सो ये जाएगा 4 इंटू 20 80 डिग्री। तो तीनों जो एंगल है हमारे ट्राइंगल के वो है 40, 60 एंड 80। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। यह है हमारे तीनों एंगल का मेजरमेंट। इनको सब ऐड करके भी अगर आप देखोगे तो जैसे 40 प्लस 60 कितना होता है 100, 100 प्लस 80 कितना होगा 180। मतलब तीनों एंगल का जो सम आ रहा है वो हमारा बराबर आ रहा है, 180 होना चाहिए और 180 ही आ रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Mr. Yadav divides a sum of rupees 3000 between his two sons in the ratio 2:3. Find the share of each son. मिस्टर यादव के पास 3000 रुपीज़ थे, उन्होंने अपने दो बेटों के बीच में वो बांट दिए। तो फर्स्ट बेटे को 3000 का 2 शेयर मिला है और दूसरे बेटे को 3 शेयर मिला है ना 3000 का। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि हर एक को कितना मिला है। सो हमारा सम ऑफ मनी कितना है, टोटल मनी कितना था, टोटल मनी है रुपीज़ 3000। इसको डिवाइड किया है 2 में, तो हम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि रेशो को क्या कर लिया था x ले लिया था, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे। लेट द शेयर ऑफ ईच सन बी, कितना हो जाएगा 2x और दूसरे का क्या हो जाएगा 3x, 2x एंड 3x। अब हमें गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पता है कि 2x और 3x को अगर प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा 3000 के। सो लिख लेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 3000। 2x और 3x को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 2x और 3x होते हैं 5x इज इक्वल्स टू 3000। x हमें फाइंड आउट करना है तो 5 को उस तरफ भेज देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 3000 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30 और 2 0 लग जाएंगे। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 600। अब हमने जो शेयर माना था फर्स्ट वाले का शेयर हमने कितना लिया है 2x, सो 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू है हमारी 600, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1200। सेकंड हमने क्या लिया था 3x, तो इसको 3 इंटू एक्स की वैल्यू 600 है तो 3 इंटू 600 करेंगे, 3 इंटू 600 हो जाएगा 1800। तो पहले बेटे को मिले हैं 1200 रुपीज़ और दूसरे बेटे को मिले हैं 1800 रुपीज़। सो लिख लेंगे यहाँ पर
द शेयर ऑफ ईच सन इज ₹1200 and ₹1800. Question number 18. On a map, distance of 500 km between two cities is represented by 10 centimeter. मतलब 500 किलोमीटर को कितने से रिप्रेजेंट करा जाता है? 10 सेंटीमीटर से. What is the actual distance between two cities if they are 12 सेंटीमीटर apart? अगर मान लो कोई दो सिटीज़ 12 सेंटीमीटर बता रखी है उसके अंदर, तो एक्चुअल में उनके बीच का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स, 10 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करता है? 500 किलोमीटर. तो 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 500 को डिवाइड कर देंगे 10 से, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 50. मतलब 1 सेंटीमीटर कितना बताता है? 50 किलोमीटर बताता है. तो 12 सेंटीमीटर कितना बताएगा? तो उसके लिए हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 12 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 50 इंटू 12. 50 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा? आप करके देखो इसको, ये हो जाएगा 600. मतलब 12 सेंटीमीटर 600 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर is represented by 12 centimeter. Now next question, question number 19. If a cow grazes 10 meter square of a farm in 3 days, 3 days में काऊ इतना जो फार्म का एरिया है उसको ग्रेज कर लेती है, तो हमें ये बताना है कि हाउ मच एरिया विल इट ग्रेज इन 21 डेज. 21 डेज में वो कितना एरिया ग्रेज करेगी. सो हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे लिख लेते हैं. एरिया ग्रेज इन 3 डेज. 3 डेज में कितना हो गया? 10 मीटर स्क्वायर. सो एरिया 1 डे में कितना होगा? उसके लिए हम 10 को डिवाइड कर लेंगे 3 से. एरिया ग्रेज इन 1 डे, तो 10/3 हो जाएगा. यहाँ पे इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे. हमें फाइंड आउट करना है एरिया ग्रेज इन 21 डेज. 1 डे में है इतना, 21 डेज में कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 1 डे को मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 से. सो एरिया ग्रेज्ड इन 21 डेज इज इक्वल्स टू, ये है 1 डे का, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 से. 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21. 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 70. मतलब एक 21 डेज में वो कितना एरिया ग्रेज करेगी? 70 मीटर स्क्वायर. सो यहाँ लिख लेंगे द काउ विल ग्रेज 70 मीटर स्क्वायर in 21 days. Question number 20. Now last question of this chapter. हमने कहीं पर यूनिटरी मेथड लगाया है और कहीं पर रेशो वाला मेथड लगाया है. देखो जहाँ पर दोनों क्वांटिटीज़ अगर इक्वल हो, ठीक है, सेम रेशो में अगर क्वांटिटीज़ आ रही है तो हम क्या करेंगे, रेशो वाला मेथड लगा देंगे. अगर सेम नहीं है तो फिर हम वैसे यूनिट मेथड निकाल कर फिर लगाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो. अ पैकेट वेज 70 kg. एक पैकेट का वेट कितना है? 70 kg है. तो 3500 kg में कितने पैकेट आएंगे? तो हमें यूनिट गिवन, यूनिट प्राइस, यूनिट वेट हमें गिवन है. यूनिट वेट कितना है? 70 kg. तो हमें पता करना है 3500 kg में कितने पैकेट्स हैं. तो लिख लेंगे यहाँ पे
वेट ऑफ 1 पैकेट। यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन है। अब तक हम क्या कर रहे थे, यूनिट क्वांटिटी हम निकालना करते थे यूनिटरी मेथड से। यहाँ पर हमें डायरेक्टली वो गिवन है। और टोटल वेट कितना गिवन है, 3500। टोटल वेट 3500 kg। अब हमें निकालना क्या है, पैकेट्स है ना, तो नंबर ऑफ पैकेट्स। नंबर ऑफ पैकेट्स के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस टोटल क्वांटिटी को यूनिट पैकेट की वेट से। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35, एक 0 और बच रहा है। इसका मतलब टोटल कितने पैकेट्स होंगे, 50 पैकेट्स का वजन जो है वो होगा 3500 kg। सो हम लिख लेंगे यहाँ पे 50 पैकेट्स would weight 3500 kg। Thank you.